हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू के करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो 30 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, इसमें 10 टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे, इसे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के तरीके से डिस्कस किया जाएगा। जो एरियाज आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उसके लिए हम जो मेंस की रिगार्डिंग मटेरियल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। सो इन 30 मिनट्स यू आर गोइंग टू कवर दीज 10 टॉपिक्स। तो माइक्रोवेव वेपन्स के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देखेंगे, एक क्वेश्चन हमारा राइस प्रोडक्शन के बारे में रहेगा, देन फोर्टिफाइड राइस को लेकर भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड को लेकर है, इसके बाद तेराई रीजन क्या है इसके बारे में जानेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में होगा और इसमें हम काफी सारी इंफॉर्मेशन इसको लेकर जानेंगे, मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद डिस्कशन फेलूदा टेस्ट को लेकर होगा, देन क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर डिस्कस करेंगे और फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो पर्सनैलिटी को लेकर डिस्कस किया जाएगा। चलिए, आपका कोई भी डाउट होता है तो @prince_luthra पे मुझे भेज दीजिएगा और यहाँ पे एड्रेस जो है वो आपको दिया गया है, टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। न्यू मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो रिसेंटली प्रीति राजपूत ने, जेपी सिंह, मृदुल, आमिर एंड सतपति ने हमें ज्वाइन किया है थ्रू वेरियस सीरीज। चलिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज के लिए कहा था कि जो एनसीईआरटी है इसके ऊपर एक सीरीज होनी चाहिए। इसके जो सैंपल वीडियोस है वो आप exam.netmoc.com पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या, exam.netmoc.com पे जाना है, उसके बाद साइन अप कर लीजिएगा वहां पर, और साइन अप करने के बाद ये पूरा जो कोर्स होगा आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें से सैंपल वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। चलिए, कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। आप यूपीएससी के अंदर इसे कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए, तो आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं शायद ही और किसी की लाइफ में आ रही हो। तो जितनी ज्यादा दिक्कतें मैं फेस कर रहा हूं उतनी ज्यादा शायद इस प्रिपरेशन में कोई भी नहीं कर रहा होगा, ऐसा बिलीव मी सबको लगता है, और यहां पे प्रॉब्लम्स आती भी हैं। लेकिन अब देखिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं जस्ट लाइक जैसे आप किसी कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपने तैयारी करी थी, 11th 12th या फिर किसी और क्लास में तैयारी करी थी, आपने नॉर्मल तरीके से तैयारी करी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपने उस एग्जाम को पास कर लिया। ठीक है, ये जो चीज है ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आपने तैयारी करी, आपने उस एग्जाम को पास कर लिया। इतने ज्यादा अगर उतार चढ़ाव नहीं है, सिंपली आपने तैयारी करी और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, सिंपल तरीके से एग्जाम जो है वो पास हो गया, तो उसमें कुछ एडवेंचर नहीं रहता है। और बाद में हो सकता है जब आप साल में एग्जाम को पास करने के बाद पीछे देखेंगे भी सही, तो आपको कुछ ज्यादा चीजें याद नहीं आने वाली हैं। लेकिन जो यूपीएससी की जर्नी रहती है, जो कि कम से कम 1 साल से लेके आगे कितने भी साल की हो सकती है, इसमें बहुत ज्यादा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। और जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना, जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, तो पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो ये मेमोरीज होना बहुत जरूरी है और आपको बिलीव में यही चीजें याद रहेंगी। अगर इतनी आसानी से इस तरीके की चीजें हो जाती होती तो फिर वो चीज एक मेमोरेबल जर्नी भी नहीं बन पाती। तभी मैं कह रहा हूं कि जिस चीज को मिलने में जितनी ज्यादा परेशानी होती है ना, उतना उस चीज का एंजॉयमेंट बढ़ जाता है। तो डू नॉट थिंक कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे इस सफरिंग को आप और टॉलरेट करेंगे, बिकॉज बिलीव मी, जितनी सफरिंग आज हो रही है उतना ज्यादा आपको अच्छा फील होगा जब आप इस एग्जाम को पास करके पीछे मुड़ के देखेंगे। अदरवाइज पीछे मुड़ के देखने के लिए होगा ही क्या आपके पास? कुछ भी नहीं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनकी लाइफ में मोर और लेस सिमिलर सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रहती है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब पीछे मुड़ के एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब देखा जाता है, तो वो जो डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं ना, वही हमारे चेहरे पे एक स्माइल लेके आते हैं। तो जो भी सफरिंग से आज आप गुजर रहे हैं, पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद, तो आपको ये टाइम जो है एक काफी अच्छी फीलिंग देगा कि आप इस टाइम से होके गुजरे। सो दिस इज नॉट द टाइम टू क्विट। ये क्विट करने का टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज सिचुएशन इज डिफिकल्ट, जस्ट बिकॉज सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर एंड ओवर प्रिपेयर। ये ओवर प्रिपरेशन का टाइम है कि आपको जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा प्रिपरेशन करना है, ताकि एग्जाम जब आए, प्रीलिम्स का जब 2021 का एग्जाम आपके सामने आए, तो वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपका एग्जाम रह जाए। चलिए, आप जानते हैं यहाँ पे जो नेटमॉक की एप्लीकेशन है उस पर आपको सारे क्वेश्चंस जो मिल जाते हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको सर्च कर लीजिएगा आप ऐप स्टोर के ऊपर। देन यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं, कितना आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, कितना आप स्कोर करेंगे। तो 6 या 6 से ज्यादा कोशिश करिएगा स्कोर करने की। लेस देन 6 भी अगर आपका स्कोर आता है तो इसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन जो है माइक्रोवेव वेपन्स को लेकर है। पूछा गया माइक्रोवेव वेपन्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सा कथन हमारा
सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे आर सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो ये एक तरीके के डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं, हो सकता है। दे एम हाईली फोकस्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सोनिक एंड लेजर। लेजर की फॉर्म में हाईली फोकस्ड एनर्जी को क्या करते हैं, वो एम करते हैं, हो सकता है। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे, आपको सही बताना है यहां पे। चलिए देखिए, हवाना सिंड्रोम के बारे में आपने सुना होगा। इट्स ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल इलनेस, और इससे सफर कर रहे थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के बेसिकली अमेरिकन के जो डिप्लोमेट्स हैं अमेरिका के, और उनके जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं, उनको कहा जा रहा था दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम हवाना सिंड्रोम, जिसमें कि न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो जाती है। और ये कहा गया था कि खासतौर पे जो ऑपरेटिव्स इनके क्यूबा, चाइना और दूसरी कंट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर वहां पर ऑपरेट होते हैं, वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने यहां पे फाउंड किया है कि माइक्रोवेव रेडिएशन जो होता है, तो माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो एक कारण हो सकता है हवाना सिंड्रोम का। तो जो माइक्रोवेव रेडिएशन है वो कारण हो सकता है किस चीज का, ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस का, जिससे काफी सारे अमेरिकन डिप्लोमेट्स और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स क्यूबा, चाइना और दूसरी कंट्रीज के अंदर सफर कर रहे थे। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट को देखिए, आर दे सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। तो यस, दे आर अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। क्या इसमें हाईली फोकस्ड एनर्जी को एम किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि सोनिक और लेजर की फॉर्म में होती है। लेजर आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो यस, सोनिक लेजर की फॉर्म में हाईली फोकस्ड एनर्जी को यहाँ पे एम किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बैकग्राउंड है इसका वो भी मैंने आपको बता दिया, हवाना सिंड्रोम के बारे में भी बता दिया। अब बात आती है, क्योंकि मैंने क्यूबा और चाइना का नाम लिया है, तो क्यूबा की एक बार लोकेशन जो है वो जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं। वैसे आपको मैं बता चुका हूं, सो हवाना सिंड्रोम के बारे में मैंने बता दिया आपको कि काफी सारे जो यूएस डिप्लोमेट्स थे उनको ये न्यूरोलॉजिकल इलनेस थी, जिसे हवाना सिंड्रोम भी कहा जाता है, वो इसे सफर कर रहे थे। इसमें होता क्या है, इसमें स्ट्रेंज साउंड जो होती है वो सुनाई देने लगती है, और इसमें अभी रिसेंटली एनएस की रिपोर्ट ने कहा है कि जो माइक्रोवेव रेडिएशन होता है वो इसका एक कारण हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट या रिपोर्ट्स आर और इज पब्लिश्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी जाती है। पहली है क्राइम इन इंडिया, हो सकता है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये भी हो सकती है। प्रिजन स्टैट्स इंडिया। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करेगा एज अ थर्ड जेंडर इन देयर एनुअल पब्लिकेशन ऑफ प्रिजन स्टैट्स इंडिया फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। तो 2020 और इसके बाद जितने भी प्रिजन स्टैट्स की रिपोर्ट आएंगी वहां पे ट्रांसजेंडर को भी एज अ थर्ड जेंडर मेंशन किया जाएगा, और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने इस चीज को इन्फॉर्म किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज थी पूरी न्यूज में थी। अब बात आती है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो एनसीआरबी के द्वारा लाई जाती है। तो यहाँ पे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो है वो भी इसके द्वारा लाई जाती है। प्रिजन स्टैट्स इंडिया ये भी इसके द्वारा लाई जाती है। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया ये भी इसके द्वारा लाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन के ऊपर दो स्टेटमेंट दी और पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन इंडिया। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है, हो सकता है। राइस इज कल्टिवेटेड एज रबी क्रॉप इन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो चावल है या पेडी है ये रबी क्रॉप के तौर पे यहां पे कल्टीवेट किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर कौन है, इट इज वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट उत्तर प्रदेश, इट इज नॉट महाराष्ट्र, इट इज नॉट एनी अदर स्टेट, इट इज वेस्ट बंगाल। और यहां पे जो है प्रोडक्शन जो है अभी रिसेंटली देखा गया कि 40.33% है ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। तो अगर इंडिया के अंदर 100 का प्रोडक्शन है तो उसमें से 14.5% के आसपास कहां से आता है, वो आता है आपके बंगाल से। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, राइस इज कल्टीवेटेड एज अ रबी क्रॉप इन द स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल। न्यूज में क्यों था अभी बताता हूं। अभी ये रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट जो थी उसने एक डिसीजन लिया कि जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे लोगों को। लेकिन यहाँ पे काफी सारे एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने इस चीज का अपोज करना शुरू कर दिया और कहा कि जो सफिशिएंट सब्स्टिट्यूट्स हैं नेचुरल फूड के वही हम देंगे, फोर्टिफाइड राइस जो है वो यहां पर नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, फोर्टिफाइड राइस देने की कोशिश कर रही है ताकि एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। लेकिन एक्टिविस्ट जो है, कुछ एक्टिविस्ट इस चीज को सही नहीं मान रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। तो कई बार इस तरीके की चीजें भी होती हैं कि जब गवर्नमेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो काफी सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए या फिर किसी दूसरे रीजन के लिए
मना कर देते हैं ऐसी चीजों को। तो यहां पे उनका ये कहना है कि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो नेचुरल फूड से मिल रहा है, जो कि बात तो ठीक लगती है, लेकिन अगर नेचुरल फूड से सब कुछ न्यूट्रिशन मिल ही रहा होता तो हमारे देश में जो आपकी एनीमिया वाली प्रॉब्लम है, मेल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम है, वो अपने आप खत्म नहीं हो गई होती। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अभी भी हमारे देश में है, तो फोर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। सो यहां पे ध्यान रखिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे बताइएगा खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। वैसे जो आपका राइस होता है यूजुअली खरीफ क्रॉप माना जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर इसे जो आपका रबी सीजन होता है उसमें भी लगाया, कल्टीवेट किया जाता है। चलिए, मेजर राइस ग्रोइंग सीजन जो है वो मैप के ऊपर देख लेते हैं एक बार, कहां कहां पे जो राइस है उगाया जाता है। सो दीज आर द रीजन्स, जो स्टेट्स दे रखे हैं आपको, राइट फ्रॉम पंजाब से हरियाणा, यूपी, आपका ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। देन एमपी से होते हुए ये आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ये सारा यहाँ पे राइस ग्रोइंग एरिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज और आर प्रेजेंट इन फोर्टिफाइड राइस। तो वाइटामिन्स जो होते हैं कौन कौन से फोर्टिफाइड राइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या वाइटामिन ए होता है? व्हाट अबाउट वाइटामिन B1, वाइटामिन B12? सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, उड़ीसा को लेकर ये क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोर्टिफाइड राइस की हम हमेशा बात करते हैं कि मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस या फिर किसी भी चीज को जब आप फोर्टिफाई कर देते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है काफी, लेकिन कौन कौन से वाइटामिन इसमें डाले जाते हैं। क्या वाइटामिन ए डाला जाता है? तो यस, वाइटामिन ए जो होता है वो डाला जाता है। वाइटामिन B1 भी होता है एंड वाइटामिन B12 भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, एक बार देखते हैं यहां पर। तो यहाँ पे वीट की अगर बात करी जाए तो उसमें आयरन, फॉलिक एसिड, वाइटामिन B12 डाला जाता है। वाइटामिन ए और वाइटामिन डी जो है उसको डाला जाता है किसके अंदर, मिल्क के अंदर। तो फोर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग चीजों को अलग अलग चीजों के अंदर ऐड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन भी जो है इसके रिगार्डिंग बनाया है, फोर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग, ध्यान रखिएगा। और इसका जो रेगुलेशन 2016 है उसके अंदर भी काफी सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। दीज रेगुलेशंस दे सेट स्टैंडर्ड्स फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, की कैसे करना चाहिए, किसके अंदर आप क्या फोर्टिफाई कर सकते हैं, क्या इंक्लूड कर सकते हैं। फर्दर उसका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से सेल तक के लिए काफी सारी चीजें इसमें बताई हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड को लेकर पूछा है कि 3 स्टेटमेंट आपको दिए, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट recognizes एंड सेलिब्रेट्स द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। तो ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है किस चीज के बारे में, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किसकी, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की हो सकता है। सेकंड, इन्वेस्ट इंडिया वन द अवार्ड फॉर द ईयर 2020, 2020 का जो अवार्ड है वो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग दीज अवार्ड्स एनुअली, तो ये जो अवार्ड्स हैं WTO के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, हो सकता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD ने इन्वेस्ट इंडिया को डिक्लेयर किया है एज अ विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया तो जीत गई, और ये दिया भी किसको जाता है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कौन सी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जो करती है उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। देन आते हैं तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर। क्या WTO, मैंने आपको बताया कि UNCTAD के द्वारा दिया गया, तो WTO का रोल इसमें नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो UNCTAD के द्वारा ये अवार्ड्स दिए जाते हैं जो आपकी प्रमोशन एजेंसीज होती हैं जो अच्छा काम करती है, और इस बार जो है वो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करता है, उससे पहले क्रैक UPSC एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसके बारे में जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपको मिलता है डे वाइज प्रिपरेशन करने का मौका, जिसके अंदर आपको 1000 से ज्यादा जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो इसके अंदर अवेलेबल है। एट द सेम टाइम जो क्विजेज है, 1000 के आसपास क्विजेज है, वो भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं अलोंग विद द पीडीएफ मटेरियल भी इसके अंदर रहता है। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि जो एनसीईआरटीज के जो लेक्चर्स है वो भी इसमें है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि एनसीईआरटीज के जो लेक्चर्स है वो भी इसके अंदर डाले गए हैं। जो एनसीईआरटी की सीरीज है, जो क्लास लेक्चर्स होते हैं, साथ में एनसीईआरटीज के MCQs होते हैं, वो भी इसके अंदर है। पीडीएफ के जो नोट्स होंगे वो भी इसमें दिए जाएंगे, और क्विजेज जो है वो तो इसमें रहते ही हैं। देन यू ऑल्सो गेट माइंड मैप्स, इसके अंदर आपको माइंड मैप्स भी मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये भी क्वेरी आ रही थी कि सर इसके अंदर क्या मेंस की एवरीडे राइटिंग सीरीज है, तो यस, इसके अंदर 200 डेज की
एवरीडे राइटिंग सीरीज है, क्योंकि 200 दिन तक यहाँ पे रोज आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है जिसको आंसर आपको लिखना पड़ता है। तो बेसिकली मेंस का जो आपको नोट्स हैं वो मिलने वाले हैं इसके अंदर, मेंस की आंसर राइटिंग भी आपके होने वाली है, और प्रीलिम्स को तो इसमें अच्छे से कवर किया ही जा रहा है, जिसके अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसको लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। आपकी प्रीलिम्स की काफी प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि एवरीडे बेसिस पे क्विजेस करे जाते हैं। इसके अलावा वीकली बेसिस पे इसमें मॉक टेस्ट किए जाते हैं। एनसीईआरटीज आपकी कवर हो रही है, बेसिक बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया। उसके अलावा भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बुक्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। एंड देन मैराथन सेशंस जो है वो भी आपके रहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से एक होलसम तैयारी जो है वो आपकी होने वाली है। और यहाँ पे 200 दिन का ये प्रोग्राम है जिसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि वैलिडिटी जो है वो हमने 2 साल के लिए दी है। इनकेस आपको प्रीलिम्स के बाद भी आपको इसको अगर रेफर करना पड़ता है, आप रेफर कर सकते हैं, और आपके इंटरव्यू के टाइम पर भी आप चाहें तो इन लेक्चर्स को देख सकते हैं अगर आपको कुछ रिवीजन करना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी सारे करंट अफेयर्स में से भी पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो इन लेक्चर्स पे वापस आके जो भी अपनी नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर रिफ्रेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपकी करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। द थारूज लिव इन बोथ इंडिया एंड नेपाल। इन द इंडियन तेराई दे लिव मोस्टली इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो थारूज होते हैं वो इंडिया और नेपाल में रहते हैं। इन द इंडियन तेराई कहां पे रहते हैं, उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर हो सकता है। तेराई इज अ रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सदर्न नेपाल रनिंग पैरेलल टू द हायर रेंजेस ऑफ हिमालय। तेराई जो रीजन है बेसिकली एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रीजन है जो कि नेपाल के साउथ में है और हायर हिमालयस के साथ पैरेलली रन कर रहा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। ये बेसिकली क्या किया जा रहा है, थारू विलेजेस जो है जो कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, बहराइच डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर, पीलीभीत के अंदर फॉल करते हैं, जो कि खासतौर पे नेपाल को बॉर्डर कर रहे हैं, वहां पर होम स्टे स्कीम जो है वो लाई जा रही है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि वहां के लोगों को एक तरीके से जीविका मिल सके और साथ में लोग भी जो है इस रीजन के बारे में जान सके। तो थारूज लिव इन बोथ इंडिया एंड नेपाल, इंडिया में भी रहते हैं, नेपाल में भी रहते हैं, और इंडियन तेराई रीजन जो है खासतौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में जो फॉल करता है वहां पर ज्यादा रहते हैं। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। Terai is a region of northeast India and southern Nepal running parallel to the higher ranges of Himalaya। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? This is a region of नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न नेपाल जो कि लोअर रेंजेस ऑफ हिमालय में रन करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब देख लीजिए, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में फॉल करता है, ये जो रीजन्स है जिनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, टारगेट इन द सेंस की होम स्टे स्कीम लाने के लिए यहाँ पे जिसपे फोकस किया जा रहा है। साथ में ही जब मैं आपको दिखाता हूं मैप, तो मैंने आपको बताया कि दूसरी चीजें भी ध्यान से देखा करिए। अगर देखें तो दुधवा नेशनल पार्क जो है इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देन इसके अलावा आपका सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पार्वती आगरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, देन बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहागी बारवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सब चीजों के ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बात करता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में। पूछा गया कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, इंपैक्ट, प्रेडिक्शन। तो बेसिकली 3 टर्म्स दे रखे और आपको बताना है कौन सी टर्म सही तरीके से एक्सप्लेन करी गई है। स्कोपिंग का मतलब बताया द प्रोजेक्ट प्लान इज स्क्रीन्ड फॉर स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोकेशन एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट एंड इफ द प्रोजेक्ट नीड्स स्टैट्यूटरी क्लियरेंस। स्कोपिंग के अंदर प्लान को देखा जाता है, स्क्रीन किया जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट का स्केल देखा जाता है, लोकेशन टाइप देखी जाती है, और फिर उस पर क्या स्टैट्यूटरी क्लियरेंस देनी है वो उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। स्कोपिंग के अंदर ये देख लिया हमने। स्क्रीनिंग में देखते हैं प्रोजेक्ट पोटेंशियल इंपैक्ट, जोन ऑफ इंपैक्ट, मिटिगेशन, पॉसिबिलिटीज एंड नीड फॉर मॉनिटरिंग। ये सब चीजें जो है इसके बारे में स्क्रीनिंग के अंदर मेंशन किया जाता है। इंपैक्ट प्रेडिक्शन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड टेम्परेरी एंड परमानेंट इंपैक्ट जो होते हैं उसके कंसर्निंग प्रेडिक्शन दी जाती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, बिकॉज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके 10 दिसंबर को जो सेरेमनी करनी है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कहा गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो किसी भी तरीके का जो डेमोलिशन होता है या फिर जो ट्रीज को शिफ्ट करने का पूरा प्रोसेस होता है, वो डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड शिफ्टिंग ऑफ ट्रीज इन द सेंट्रल विस्टा एरिया, वहां पर इस तरीके का कुछ नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा एरिया में ना ही किसी बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा और ना ही किसी ट्री को शिफ्ट किया जाएगा। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ट्रीज को काटने के लिए तो वैसे ही मना कर दिया था, सिर्फ ये कहा गया था कि आप वहां पे एक खड्डा खोदो
जो पुराना आपका पेड़ है उसको उसकी जड़ के साथ ही बाहर निकालो और उसे दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दो। तो अगर कोई ट्री यहाँ पे आपके रास्ते में आ रहा है तो इसे काटने की बजाय आप इसको पूरा निकालो नीचे से और शिफ्ट करके दूसरी जगह पे लगा दो, ठीक है। और सेंट्रल विस्टा के अंदर तो ये कहा गया कि ये शिफ्टिंग भी जो है वो भी नहीं करी जाएगी। चलिए, इंपैक्ट प्रेडिक्शन काफी नाम से ही पता चल रहा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, टेम्परेरी, परमानेंट इंपैक्ट्स के बारे में इसमें प्रेडिक्ट किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट प्लान जो स्क्रीन किया जाता है, स्क्रीनिंग के अंदर आता है, ठीक है, इसमें उसकी लोकेशन, टाइप, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए और जब उसको स्टैट्यूटरी क्लियरेंस देनी है नहीं देनी, ये सभी चीजें स्क्रीनिंग के अंदर कंसीडर करी जाती है, ना कि स्कोपिंग के अंदर। तो ये चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। देन आपको स्कोपिंग के अंदर क्या दिया जाता है कि प्रोजेक्ट जो है उसके फ्यूचर के अंदर पोटेंशियल, उसके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, उसमें मिटिगेशन पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मिटिगेशन किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और नीड फॉर मॉनिटरिंग उसके अंदर कितनी जरूरत पड़ेगी, ये स्कोपिंग के अंदर आता है। तो ये मैंने आपको शिफ्ट करके दिया हुआ था, इस वजह से पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है और आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। चलिए, सो दीज आर द कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे और एग्जाम में आप स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इंपैक्ट प्रेडिक्शन, पब्लिक हियरिंग, साथ में रिस्क असेसमेंट, इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फेलूदा टेस्ट के बारे में पूछा। फेलूदा टेस्ट के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन एक्रोनिम फॉर FNCS 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन। तो एक इसका एक्रोनियम जो है वो दिया हुआ है कि FELUDA का ये फुल फॉर्म होता है, हो सकता है। देन इट इज अ पेपर स्ट्राइप टेस्ट दैट डिटेक्ट्स द कोरोना वायरस इन एन आवर। तो 1 घंटे के अंदर ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है। पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, हो सकता है। इट इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड बेस्ड ऑन क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, दैट इज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टेस्ट बनाया गया है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप तीसरी स्टेटमेंट जो है इसको एलिमिनेट करें, क्योंकि फेलूदा टेस्ट हमें भी पता है इवन तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करता है, बट इट इज डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया के द्वारा बनाया गया, यूएस के द्वारा नहीं। तो इस वजह से डी तो आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब बात करें जो फेलूदा की, जो यहाँ पे एक्रोनियम जो है वो दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, FNCS एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाता है, ये भी करेक्ट है। पेपर स्ट्रिप टेस्ट है, ये भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज में क्यों था फेलूदा टेस्ट, बिकॉज अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एक पोर्शन ऑफ टेस्ट है वो फेलूदा के थ्रू करे जाएंगे सिटी के अंदर। तो कोविड-19 की जो टेस्टिंग है वो फेलूदा पेपर स्ट्रिप के थ्रू करी जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं, यहाँ पे 10 दिन में ये स्टार्ट होने वाले, न्यूज दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है विच यूटी इज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक। अभी रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी को 100% ऑर्गेनिक जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। किस स्टेट को, पहला स्टेट कौन बना है जिसको 100% ऑर्गेनिक डिक्लेयर किया गया था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के तौर पे जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में बताएं कौन सी है। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर है बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और इसके जो ग्रुप ऑफ, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है, इन पूरे को ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आइलैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी सोच रही है कि क्यों ना जो कोकोनट यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है उसको भी अच्छे से मार्केट करके एक जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक दर्जा दिलाया जाए। तो अब अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और स्टेट का नाम आप मुझे जरूर बताइएगा, ये तो मैंने आपको यूटी जो है वो भी रिसेंटली न्यूज में था वो आपको बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है किसको लेकर करेक्ट है, किसके बारे में ये 3 स्टेटमेंट कही गई है। पहली है ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर, जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑथर, पॉलीग्लोट, ऑरेटर एंड अ स्कॉलर ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। तो यहाँ पे उनके बारे में इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं जो है बता रखी है। सोशल रिफॉर्मर से लेके इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर भी थे और एक स्कॉलर भी थे। ही एस्टैब्लिश अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर मूक नायक। उन्होंने एक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर बनाया था जिसका नाम था मूक नायक। ही लेड द महत सत्याग्रह इन 1927। 1927 में महत सत्याग्रह जो था उसको लीड भी किया था इन्होंने। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम के मेरे लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब के ऊपर भी या अदरवाइज भी, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर करना काफी आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज भी थर्ड स्टेटमेंट को देखकर तो वैसे भी ये चीज बहुत आसान हो जाती है। सोचिए, चलिए, तो रिसेंटली महापरिनिर्वाण दिवस जो था वो यहां पे सेलिब्रेट किया गया 6 दिसंबर को, जो कि डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर BR अंबेडकर की। इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया था और न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। बात करी जाए इनके बारे में तो यस, जो BR अंबेडकर जी हैं
वो सोशल रिफॉर्मर से लेकर ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, ऑथर, ये सभी रोल प्ले कर चुके हैं। और यहाँ पे मूक नायक करके उन्होंने एक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर भी एस्टेब्लिश किया था। महज सत्याग्रह जो था 1927 में, उसे भी स्टार्ट किया था। क्योंकि आपने स्पेक्ट्रम के लेक्चर देख रखे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा वन लाइन के अंदर, क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था नवंबर के महीने में, महज सत्याग्रह किस चीज को लेकर था, क्या था इसके अंदर, एक लाइन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप चलते हैं रिवीजन की तरफ। 30% मोर अटेंशन के लिए जो रिवीजन है वो हम करेंगे। और यहां पे जो रिवीजन हमारे रहने वाली है वो एक एक्टिव रिवीजन रहने वाली है, क्योंकि मैं आप ही लोगों से पूछूंगा जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस करी है इसके कंसर्निंग। चलिए, माइक्रोवेव वेपन के बारे में देखा था, जल्दी से बताएं कौन सी कंट्री के जो डिप्लोमेट्स थे उनको लेकर यहां पे न्यूज थी, उनको लेकर यहां पे कंसर्न रेज करी गई थी। यस, यूनाइटेड स्टेट्स। हवाना सिंड्रोम की बात हुई थी, न्यूरोलॉजिकल इलनेस की बात हुई थी, और यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो है उसके बारे में बात हुई थी, और यहाँ पे सोनिक और लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबा और चाइना का भी यहाँ पे जिक्र हुआ था। क्यूबा की लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी मैप के ऊपर। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, प्रिजन स्टैट्स ऑफ इंडिया, एक्सीडेंशियल डेथ, सुसाइड्स इन इंडिया, क्राइम इन इंडिया। न्यूज में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कहा है कि यहाँ पे थर्ड जेंडर के तौर पे ट्रांसजेंडर को मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था राइस प्रोडक्शन के बारे में। बताइए सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा इसको, या फिर माइंड में आप कोशिश करें इसको सोचने की क्या हमने डिस्कस किया था। यस, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल में रबी क्रॉप है, वैसे ये खरीफ क्रॉप होती है। 14.33% टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। सो दीज आर द रीजन्स जहां पे राइस जो ग्रो किया जाता है उसे। देन हमने फोर्टिफाइड राइस के बारे में बात करी थी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, इसमें अलग अलग चीजों के अंदर अलग अलग विटामिन जो है उनको यहां पर मिक्स किया जाता है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड कौन देता है, जल्दी से बताएं उस एजेंसी का नाम। जल्दी से, यूएन से ही स्टार्ट होती है, यूनाइटेड नेशन CTAD। CTAD क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये भी बताएं इस बार किसको दिया गया, इस बार दिया गया इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के लिए, ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था थारूस के बारे में। कहां कहां रहते हैं, जल्दी से बताएं। इंडिया और नेपाल के अंदर। कौन कौन से रीजन के अंदर, 13 ही रीजन की बात करी जाए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर। चलिए, यहां पे मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो भी दिखाई थी मैप के ऊपर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट स्कोपिंग, स्क्रीनिंग एंड इंपैक्ट प्रेडिक्शन। किस चीज को लेकर न्यूज में था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कोई भी जो ट्रीज है उसकी शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए सेंट्रल विस्टा वाले एरिया के अंदर। देन मेंस के पर्सपेक्टिव से जो टर्म्स आपको यूज करनी है, कीवर्ड्स यूज करने, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था फेलूदा टेस्ट कहां का है, इंडिया का है, यूएस का है, जल्दी से बताएं। यस, इसको वैसे क्या, ये तो शॉर्ट फॉर्म होगी फेलूदा, लेकिन बड़े में क्या कहा जाता है लिख के मत बताइएगा, बेशक से शॉर्ट में बता दीजिए क्या है इसका नाम। FNCS9, Cas9 क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कितने घंटे में जल्दी से ये रिजल्ट दे देता है, जितनी देर में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उतनी देर में ये किसी भी इंडिविजुअल का 2 बार टेस्ट का रिजल्ट दे सकता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था 100% ऑर्गेनिक यूटी के बारे में। तो यहां पे क्या था नाम, जल्दी से बताएं। यस, लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर। चाहे तो स्टेट का नाम भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अभी लाइव सेक्शन के अंदर। देन लास्ट में हमारा जो डिस्कशन हुआ था, लास्ट में वी डिस्कस्ड अबाउट एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में। तो 6 दिसंबर को हमने जो डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया है मिस्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, तो इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएं। कौन सा दिवस कहा जाता है, महापरि निर्वाण दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे महज सत्याग्रह के बारे में एक लाइन में जरूर बताइएगा। उन्होंने एक न्यूज़पेपर बनाया था, उसका नाम बताएं जल्दी से। फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर, यस, मूक नायक को उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हमारी जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो देख लीजिए, हु इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। एक लाइन में मुझे बताइएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होता है। ठीक है, और मेंस का जो क्वेश्चन आंसर करना है आपको बताइएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया, डू यू थिंक कैन इट रिप्लेस द कन्वेंशनल फार्मिंग, कमेंट। तो आप बताइए कि क्या ये कन्वेंशनल फार्मिंग को रिप्लेस कर सकते हैं, ये चीज जरूर बताइएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वो पर्टिकुलर अपना जो आंसर है नहीं सबमिट कर पा रहे हैं वेबसाइट पे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे अराउंड 60% लोगों का यही आंसर मिला कि उनको अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है किसी न किसी तरीके की। तो अगर आपने 365 की जो सीरीज है इसको ज्वाइन किया है, या फिर 200 डेज की सीरीज को ज्वाइन किया, तो आप तो अपना आंसर exam.netmock.com पे
डैशबोर्ड पे ही सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज पीयर एवोल्यूशन के लिए यहाँ पे हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप जो है उसे स्टार्ट किया है। आप चाहें तो वहां पर भी मेंस के अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और उसका लिंक जो है आपको इस पीपीटी में इस लिंक पे ही मिल जाएगा, या फिर अगर आप netmock.com पे जाकर मेंस में जाएंगे तो मेंस में भी आपको ये लिंक जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा ही आपका जो ग्रुप होगा वो ओपन हो जाएगा और अपने आंसर वहां पे आप फोटो जो है भेज सकते हैं अपने आंसर्स के। सो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब यूपीएससी मेंस 365 सीरीज, जिसके अंदर आपको 365 डेज एवरीडे बेसिस पे आंसर लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप अपनी राइटिंग स्टाइल जो है उसको फिनोमिनली इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं संजय शाह है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन संजय, आप मुझे @prince_luthra पे मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। देन कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना काफी जरूरी है, तो मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा और टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।